नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ईबीएम एक्सप्लोर द ब्रेन एंड माइंड। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। आमतौर पे ये देखा गया है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के पेशेंट की डायग्नोसिस गलत बनती है। अगर किसी बीमारी की डायग्नोसिस गलत बनती है तो मरीज़ को गलत ट्रीटमेंट मिलता है। गलत ट्रीटमेंट मिलेगा तो रिस्पांस तो नहीं आएगा, ऊपर से मरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट बर्डन होता है। इस वजह से मरीज़ एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ भटकता रहता है और उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस बीमारी से अवेयर होंगे तो अगर आपके आसपास कोई पेशेंट होगा इस बीमारी का तो एटलीस्ट आप उसको बता पाएंगे किस डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम क्या है। तो दोस्तों, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का मतलब है क्रोनिक का मतलब होता है बहुत दिनों से, फटीग का मतलब होता है थकान। अगर किसी मरीज़ को बहुत दिनों से थकान की अनुभूति होती है, साथ में कुछ और सिम्टम हैं जो मैं अभी इनलिस्ट करता हूं, अगर वो सिम्टम है तो हम उनको क्रोनिक फटीग। पेशेंट में 6 महीने से ज़्यादा का थकान की अनुभूति होती है। साथ में अगर मरीज़ कंप्लेन करता है कि मुझे हेडेक बना रहता है, मुझे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, मैं कुछ याद नहीं कर पाता हूँ, मुझे भूलने की दिक्कत है। साथ में अगर बोलता है कि मरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट फेरेंजाइटिस होती रहती है साल भर में, अगर ये कंप्लेन करे कि मुझे पूरे शरीर में दर्द होता रहता है, मेरे कई सारे जॉइंट है जो मेरी बॉडी को उसमें दर्द होता है, इवन पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे जो लिम्फ नोड हैं उसमें टेंडरनेस होती है, और इसके साथ पेशेंट को लो ग्रेड फीवर भी बना रहता है। ये थे इस बीमारी के महत्वपूर्ण लक्षण जो कि अगर आपको किसी भी पेशेंट में 6 महीने से ज़्यादा, और इन जो हमने कुछ सिम्टम के नाम लिए, इनके साथ में अगर किसी मरीज़ के अंदर 6 महीने से ज़्यादा की थकान along with the headache, pharyngitis, GIT symptom, cognitive symptom and myalgia, पेन इन सेवरल मसल जॉइंट में मिलती है तो हम उसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं। तो दोस्तों, ब्रीफ में बात करेंगे इस बीमारी की हिस्ट्री के बारे में। ये बीमारी कब शुरुआत हुई थी, कैसे। दोस्तों, ये बीमारी की शुरुआत हुई थी अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम में। सबसे पहले अमेरिकन सोल्जर में ये बीमारी देखी गई थी। उस टाइम पे इस बीमारी का नाम दिया गया था न्यूरोस्थीनिया। दोस्तों, WHO ने आगे चल के इस बीमारी का नाम दिया एन इलनेस विद अनडिफाइंड इटियोलॉजी अंडर द हेडिंग ऑफ मैलेज एंड फटीग। आमतौर पे ये देखा गया कि ये बीमारी अप टू 2.8% पॉपुलेशन में पाई जाती है। मोस्टली ये बीमारी जो है यंग एडल्ट में मिलती है, 20 से 40 एज ग्रुप के मरीज़ में ये बीमारी देखने को मिलती है। खास बात यह है कि ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है। ये 2:1 के रेशियो में देखा गया है कि ये बीमारी पाई जाती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस बीमारी की इटियोलॉजी, मतलब इस बीमारी के कारण। तो अभी तक ये देखा गया इस बीमारी का एग्जैक्ट काज तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले इस बीमारी की डायग्नोसिस करने से पहले हमको रूल आउट करना होता है कोई मेटाबॉलिक काज तो नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल काज तो नहीं, कोई इन्फेक्शियस काज तो नहीं। इनको रूल आउट करने के बाद ही इस बीमारी की डायग्नोसिस बनाते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस बीमारी की डायग्नोसिस के बारे में। इसकी डायग्नोसिस के लिए US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने गाइडलाइन दी है। उस गाइडलाइन के थ्रू ही हम इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं। उनकी गाइडलाइन क्या है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं अगर किसी मरीज़ में अनएक्सप्लेन्ड फटीग है फॉर मोर देन 6 मंथ विथ न्यू एंड डेफिनिट ऑनसेट, नॉट रिजॉल्व बाई रेस्ट एंड नॉट ड्यू टू द कंटिन्यूअस एक्सर्शन एंड पेशेंट हैव रिडक्शन इन 50% दियर एक्टिविटी। अगर मरीज़ 50% से ज़्यादा फंक्शनली इम्पेयर हो गया, पहले जितना काम कर पाता था अब उसके आधे पे ही वो काम कर पाता है, तब हम इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं अलॉन्ग विद दी फॉलोइंग सिम्टम। अगर मरीज़ के अंदर आ रहे हैं जो मैं अभी इनुमरेट कर रहा हूँ, उनमें से 4 या 4 से अधिक सिम्टम अगर मिलते हैं तब हम उसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं। वो 4 सिम्टम क्या है? मरीज़ अगर कंटिन्यूअस कंप्लेन करे कि मुझे फॉरगेटफुलनेस होती है, मैं कुछ भी याद करता हूँ मुझे याद नहीं होता, मुझे मेमोरी प्रॉब्लम है, कंटिन्यूअस हेडेक की कंप्लेन करे, उसको कंटिन्यूअस सोर थ्रोट बना रहे, अनरिफ्रेशिंग स्लीप हो। मरीज़ आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं रात में 6 से 8 घंटा सोता हूँ, लेकिन फिर भी जब सुबह उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोया नहीं हूँ, मैं फ्रेश महसूस नहीं होता हूँ। कुछ मरीज़ कंप्लेन करते हैं उनके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम होते हैं, लाइक डिस्पेप्सिया या ब्लोटिंग या बेल्चिंग की कंप्लेंट करते हैं। और कुछ मरीज़ तो बोलते हैं हमें लगातार लो ग्रेड फीवर बना रहता है, कई सारे जॉइंट में पेन होता है। तो इनमें से अगर 4 सिम्टम और 6 महीने से ज़्यादा से हैं तब हम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम को डायग्नोस करते हैं। DD की बात करें तो इस बीमारी को रूल आउट करने के लिए हम सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म को रूल आउट करेंगे, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर भी इस बीमारी से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। साथ में कुछ और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जैसे मल्टीपल माइलोमा को भी हम रूल आउट करेंगे। कुछ इन्फेक्शियस काज हैं लाइक एड्स और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को भी हम रूल आउट करते हैं। और ये भी देखा गया है कि 80% जो पेशेंट होते हैं
क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के, वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं मेजर डिप्रेशन के क्राइटेरिया। ये ज़रूरी होता है कि मरीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर लें, कहीं वो डिप्रेशन है या क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो मेन डिफ्रेंशिएटिंग फीचर ये होता है, जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उनमें आपको गिल्ट मिलेगा, उनमें एनहिडोनिया मिलेगी, उनमें साइकोमोटर स्लोइंग मिलेगी और सुसाइडल आइडिएशन मिलता है। और ये सारी बातें जो होती क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के पेशेंट में नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट जो है मेनली सपोर्टिव है। और एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, इस बीमारी में एनसेट्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन किलर देने से पेन किलर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, उल्टा उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम मिलने लगते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत जो रिस्पांस मिलता है इन मरीजों में, कार्टिकोस्टेरॉइड का रोल है। कार्टिकोस्टेरॉइड से थोड़ी बहुत इनकी फटीग कम होती है, क्योंकि आपने इटियोलॉजी में पढ़ा है कि मे बी इनका जो HP एक्सिस है उसकी रिजर्वेशन की वजह से ये डिजीज़ होती है। तो अगर दूसरे ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले नॉन सीडेटिंग एंटी डिप्रेशन जो होते हैं उनका भी काफ़ी हद तक रोल है। उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा जैसे कि ब्यूप्रोपियन और नेफाजोडोन, ये काफ़ी हद तक इनसे रिस्पांस मिलता है। फिर थर्ड जो रोल है वो कुछ एनालिप्टिक्स होते हैं लाइक एम्फीटामाइन और मेथिलफेनिडेट, उनकी वजह से भी इन मरीजों के फटीग में थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है। और फिर हम बात करना चाहेंगे जो मेन इनका जो ट्रीटमेंट आप चॉइस है वो है GET, ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इन दो ट्रीटमेंट मॉडलिटी से इस बीमारी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा पूरा क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। मैंने आपको इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि ये बीमारी कैसे होती है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, ये बीमारी किस पॉपुलेशन में ज़्यादा मिलती है और इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं आशा करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और आप दूसरों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँगे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।